नेपाल में नए खतरे की आहट के बीच 2 दिन पहले आई बाढ़ का एक वीडियो काफी चर्चा में है। ये वीडियो त्रिशूली बाजार का है। हरे रंग के इस घर में एक पूरा परिवार फंसा हुआ था। घर के चारों तरफ प्रलयंकारी बाढ़ थी। लहरें घर से भी ऊंची उठ रही थी। पानी के साथ मिट्टी, पत्थर और लकड़ियां बहकर आ रही थी। इस 3 मंजिला मकान के पास जो घर थे वो तो पूरी तरह पानी के चपेट में थे। हरे रंग वाले इस घर में रहने वाले सभी सदस्य बालकनी में इकट्ठा होकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। 2 दिन से लोग इस वीडियो को देखकर पूछ रहे हैं कि आखिर इस घर में फंसे लोग बचे या नहीं। लेकिन आज इस घटना के बाद का जो वीडियो सामने आया उससे यह क्लियर हो गया कि ये सभी लोग सुरक्षित हैं। हालांकि वीडियो भी उसी समय का है जब ये लोग अपने घर की उसी बालकनी में बैठे थे, लेकिन तब तक बाढ़ का पानी उतर चुका था। घर की पहली मंजिल तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। दूसरी मंजिल की दीवारें भी टूट गई। मलबा घर के अंदर भर गया। लेकिन जिस तीसरी मंजिल पर ये लोग रुके थे वहां तक थोड़ा पानी और थोड़ा कीचड़ आया। तीसरी मंजिल पर छत पर रखा सारा सामान तकरीबन सुरक्षित है। छत पर रखी पानी की टंकी और वहां लगे सोलर हीटर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस घर में रहने वालों की किस्मत अच्छी थी कि बच गए, लेकिन सब इतने खुशकिस्मत नहीं थे। नेपाल में आई बाढ़ ने 550 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और जो लोग लापता हैं उनके रिश्तेदार अब उनकी तलाश में हर जगह भटक रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से इस बात की पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों तक उनके परिजनों की खबर पहुंचाई जा सके। इसके लिए जगह जगह उन लोगों की लिस्ट लगाई गई है जिनसे सेना या पुलिस का कांटेक्ट हो चुका है। लेकिन मिसिंग लोगों के बारे में 3 दिन बीतने के बाद भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। कोई अपने पिता को खोज रहा है तो कोई अपने इकलौते बेटे को। राम कुमार कार्की। और ये कहाँ पर थे, किधर थे? वो हाइड्रो पावर का गाड़ी चलाते ड्राइवर थे। वो बोलेरो डबल कैब गाड़ी चलाते थे। वो उधर जो मैलुंग जाने का रास्ता है, उधर एक पहला पुल है, उधर पीला वाला पुल है, उसके बगल में गैरेज में थे। उनको 15 मिनट आगे इन्फॉर्म किया था इधर आ रहा है, मैं भाग रहा हूँ बोला था उसने। उसके बाद संपर्क में नहीं आया। इसलिए वो हमको लगता है उधर जंगल में होगी, ऐसा हो उसको उद्धार करने के, रेस्क्यू करने के लिए कुछ सरकार से कुछ हो जाए, इसी गुजारिश करते हैं। आपका बेटा कहाँ पर था, क्या था? हाइड्रो पावर सर, हाइड्रो पावर में काम करते थे सर। वो आया है 5-6 दिन से फोन नहीं कर रहा है। घर से कल गाड़ी पकड़ के आया है उधर से। एक ही लड़का था हमारा। हाँ, हम लोग गरीब आदमी है, हाइड्रो पावर में काम करने के लिए आया था सर। उसी में काम कर रहे थे। अभी 4-5 रोज से उसका फोन नहीं हो रहा था। जो कुछ करना पड़ेगा, एक ही लड़का है सर, करना पड़ेगा। हम जात को गरीब है। ब्याज को पैसा 10,000 लेकर आया है। नेपाल में आई इस प्राकृतिक आपदा में 300 से ज्यादा भारतीय भी लापता हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या तो कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों की है। इसके अलावा नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले इंडियन लेबरर्स के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। क्योंकि नेपाल की सीमा बिहार से लगती है, इसलिए बिहार के भी काफ़ी लोग यहाँ मजदूरी करते हैं। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद को यहाँ एक ऐसे ही शख्स मिले जो अपने रिश्तेदार की तलाश कर रहे थे। मनीष से बात करते करते उनकी आंखों में आंसू आ गए। मोतिहारी के रहने वाले सुकुल सहनी ने बताया कि 3 दिन से वो भटक रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। सही जानकारी कोई नहीं दे रहा। हमारा साला है, इंडिया से है, मैलुंग में पता नहीं है कि नहीं है, संपर्क में नहीं है। हम इंडिया से आए हैं, बिहार से, मोतिहारी जिला। हमारा गांव का आदमी 3 आदमी खो गया है, एक मेरा साला 4 आदमी खो गया है। उसी करके हम आकर ढूंढ रहे हैं। कल परसों से चौकी में नाम दर्ता कराए हैं, सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। अपील करना चाहेंगे आप? हाँ, नेपाल को सरकार से हम यही आग्रह करते हैं कि आनंद सहनी मेरा जेठ साला है, वो खो गया है, उसको खोज कर हमको ढूंढ कर ले आते। यही फोटो है, यही है मेरा साला। देखिए मेरा साला का कौन परिवार में तो इधर तो कोई नहीं है। हम काम करने वाले हैं, मजदूरी करने वाले, मजदूरी करने आए थे। ऐसे कितने सारे लोग हैं
जिनका दर्द समझना भी मुश्किल है। लेकिन प्रशासन की भी अपनी अपनी मजबूरी है। तबाही इतने बड़े पैमाने पर हुई है कि रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी वक्त लग सकता है। पहाड़ी इलाकों में वैसे भी रात अभियान चलाना मुश्किल होता है, और ये इलाका कितना दुर्गम है और नुकसान कितना ज़्यादा हुआ है, ये मैं आपको कुछ तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ। ये त्रिशूली नदी और त्रिशूली बाजार की तस्वीर है। बाढ़ से पहले और बाढ़ के बाद की तस्वीर को कंपेयर करेंगे तो तबाही का अंदाज़ा साफ लगाया जा सकेगा। पहली फोटो में त्रिशूली नदी एक पतली लकीर की तरह दिखाई दे रही है। नदी की दाईं तरफ आपको त्रिशूली मार्केट दिख रहा होगा। अब दूसरी तस्वीर को देखिए, पूरा मार्केट साफ हो गया, दुकानें, घर, सब कुछ छूट गया। एक तरफ त्रिशूली नदी एक पतली लकीर की तरह दिख रही है और दूसरी तरफ घाटी में मलबा ही मलबा दिख रहा है। पूरा इलाका किस कदर चौड़ा हो गया है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, इसी नदी के किनारे सरकारी ऑफिस बने हैं, रिजॉर्ट है, बिल्डिंग है, पुल भी बना हुआ है। लेकिन जब फ्लैश फ्लड के साथ लाखों टन मलबा भयंकर रफ्तार से नीचे आया तो न सरकारी ऑफिस बचे न पुल। कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ सपाट मैदान में बदल गया। हर तस्वीर की यही कहानी है। पहाड़ी इलाकों में आमतौर पर रिहाइश नदी के दोनों तरफ ही होती है, क्योंकि नदी के किनारे का इलाका थोड़ा समतल होता है। ऐसा ही नेपाल के रसुआ जिले में भी था। लेकिन त्रिशूली और फोटेकोशी नदी के किनारे रहने वाले लोग 26 अगस्त को कभी नहीं भूल पाएंगे। सारी सैटेलाइट इमेज बता रही हैं कि उस दिन चीन में ग्लेशियर टूटने से जो फ्लैश फ्लड आया, उसने यहां रहने वालों को ऐसा जख्म दिया जिसे कभी भरा नहीं जा सकेगा। नेपाल में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान त्रिशूली में ही हुआ है। मरने वालों का आंकड़ा यहां ही सबसे ज्यादा है। इसीलिए सरकार ने सेना को त्रिशूली में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर फोकस करने के लिए कहा है। आर्मी ने यहां अपना बड़ा बेस सेंटर स्थापित किया है। लोगों को रेस्क्यू करके इसी बेस सेंटर में लाया जा रहा है। उनके खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। लोग भी बड़ी संख्या में यहां आ रहे हैं, जिससे उन्हें अपने लापता परिजन के बारे में पता चल सके। त्रिशूली के आर्मी बेस पर हैं और यहाँ से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। जो बहुत तोशी एरिया, फिर त्रिशूली एरिया, नारायणी एरिया, उसके अलावा 11 इफेक्टेड रीजन्स हैं, वहां पर से लगातार लोगों को इवैक्यूएट करवाकर यहाँ पर लाया जा रहा है। एक तरफ करीबन 20 के लगभग जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो लगातार रेस्क्यू मिशन में लगे हुए हैं। लेकिन अगले 72 घंटे इस समय जो नेपाल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह है जो गेरोंग यानी तिब्बत का जो गेरोंग है, वहां पर एक बार फिर से ग्लेशियर का फॉर्म होना, और अगर ये आउटबर्स्ट इसका होता है तो इसका असर दिखाई देगा। तो इसीलिए ये जो बाहर आप लोग देख रहे हैं, दरअसल ये वो लोग हैं जो अपनों के का वेट कर रहे हैं। वहां पे एक मिसिंग सेंटर तैयार किया गया है। उस मिसिंग सेंटर में एक एक डिटेल और जानकारी उनकी नोट की जा रही है, और नोट करने के साथ साथ उनको बताया जा रहा है कि कब तक वो आएंगे, क्या कनेक्टिविटी है या नहीं, मुलाकात उनकी परिवार के लोगों से हो पाएगी, या सिचुएशन किस तरीके की है। वहीं दूसरी तरफ ये वो लोग हैं जो कि त्रिशूली इलाके के हैं। त्रिशूली का जो एरिया है, इसी एरिया से इनको लेकर आया गया है, और लेकर आ जाने के बाद यहाँ पर अब सुरक्षित ठिकानों तक इनको पहुंचाया जाएगा। तो लगातार यहाँ पे जो करीबन 13,000 की संख्या में नेपाली आर्मी जो हैं और आर्म फोर्सेस नेपाल के, वो सभी एक यहाँ पे लोगों को सुरक्षित जगहों तक ले जाने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और ये महिलाएं, बुजुर्ग, सभी लोग, ये वो लोग हैं जो उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है सुरक्षित जगहों तक। ये स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते थे, जो कि त्रिशूली एरिया के आसपास का एरिया जो कि टापू बन गया था, उस एरिया के ये बच्चे हैं, और इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। यहाँ पर आर्मी बेस के ठीक सामने एक पूरा सेंटर सेटअप किया गया है, जहाँ पर डिटेल है उन सभी लोगों की जो कि मिसिंग है, और मिसिंग होने के साथ साथ उनकी डिटेलिंग इसमें की गई है। मेरा घर अभी उधर जो आया ना ये सवारी, उसका दूसरा पार में मेरा घर है। मेरा हस्बैंड अभी नेपाल पुलिस में था ड्यूटी में, वो अभी हाकू डैम में था ड्यूटी। उसके बाद मैं मॉर्निंग में 7:25 में उसके साथ मेरा बात हो रहा था। उसके बाद कांटेक्ट भी ना रहे। मैं इधर आया, इधर आके फिर बाद में इधर आके पूछा नेपाल पुलिस का कुछ कांटेक्ट हो रहा है। फिर उन लोग ने बोला मेरे को कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, उधर में कुछ कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा बोल के 3 डेज हो गया उसको सर्च करके, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं नेपाल सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि नेपाल पुलिस को प्लीज ट्राई करे, वो किधर है, क्या कर रहा है, ऐसा उधर क्या हो रहा है, इधर भी मालूम पड़ना चाहिए।
बस लोग यही जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। और प्रॉब्लम यह है कि जिन इलाकों में ये बाढ़ आई वहाँ पर कम्युनिकेशन की बहुत प्रॉब्लम है। इस बाढ़ से रसुआ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। 111 मेगावाट के इस पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 70 से ज़्यादा लोग लापता हैं और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उनके बचने की उम्मीद कम होती जा रही है। बाढ़ के साथ आए मलबे की वजह से इस पावर प्रोजेक्ट के पास बनी टनल में भी कुछ मजदूर फंस गए थे। मलबे की वजह से सुरंग का मुहाना बंद हो गया था। बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टनल के गेट से मलबा हटाकर इन मजदूरों को बाहर निकाला गया। इनके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मौत को उस दिन बहुत करीब से देखा। वो तो बच गए, लेकिन उनके कई जानने वाले अभी भी लापता हैं। हम लोग को 15 मिनट पहले हम लोग का जो आर्मी आया था, पुलिस आया था, वो लोग बताया था यहाँ से निकलो, उधर से बाढ़ आ रहा बोला। उसी टाइम हम लोग 15 मिनट के लिए अपना कुछ सामान निकाल सकते बोल के हम लोग गया। निकालने के लिए मेरा बीवी और मेरा भाभी ऊपर गया, उस पे रूम पे गया, कुछ मिलेगा बोल के। बाद में बोला छोड़ो, अपना जान बचाने के लिए ये कुछ सब कुछ छोड़ो, अपना जान बचा सकता था हम लोग, फिर बाद में कुछ कर सकता बोल के मैं निकल गया। उसी टाइम मेरा बीवी को थोड़ा पानी से लेके गया नीचे, फिर मैं पौड़ करके मैं स्विमिंग करके मैं निकाला। और उसके बाद एक मुसलमान भाई था, उसका बच्चा भी लेके गया था, फिर उसको भी मैं निकाला। बाद में ऐसा भयावह मैं दुनिया में अभी तक नहीं देखा। इतना कैसे हम लोग बच गए हमको मालूम नहीं है। 50 बच्चे हैं जो तिरछुली बाजार स्थित एक मदरसा है, उसी मदरसा में पढ़ाई कर रहे थे। मदरसा और स्कूल दोनों में एक बैग बाहर आने के कारण से जो है मदरसा और स्कूल दोनों दह गया। उसके बाद में बच्चा ये अल्पत्रा में है। हमारे बच्चे इधर ही 4 हमारे बेटा है वहाँ पे खुद फंसे हुए हैं और उसी के लिए उधार के लिए कल से इधर ही हम लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, फिर एसपी के पास में भी गए, वहाँ वार्ड अध्यक्ष से भी बात किए। फिर उसके बाद में कल से आज लग रहा है, उम्मीद है कि आज उधार हो जाएगा करके, यही उम्मीद हमारा है। कैसी स्थिति है चारों तरफ की? हालत सभी पूरा जो वहाँ पे जो स्कूल थे, मदरसे थे, सभी जो है पूरा ध्वस्त हो चुका है। पूरा यानी कि पूरा नदी का पूरा हवाला हो गया, उसमें समझिए ना, पूरा ध्वस्त ही हो गया, खत्म हो गया। बाढ़ से हुए भारी नुकसान के बीच नेपाल सरकार ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। नेपाल ने विदेशी मदद लेने से इनकार कर दिया है। बालन शाह सरकार ने कहा कि उसकी सुरक्षा एजेंसी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में सक्षम है। आपदा में लापता हुए सैकड़ों विदेशी नागरिकों के बारे में जानकारी के लिए उसने एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया है। जिसे भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट कर सकता है। नेपाल सरकार के मुताबिक विदेशी मदद न लेने का फैसला 2015 में आए भूकंप से मिले सबक के बाद लिया गया। 2015 में नेपाल में विनाशकारी भूकंप आया था, जब कई देशों ने रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अपनी टीमें नेपाल भेजी, लेकिन उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया। सरकार का कहना है कि लोकल और विदेशी राहत टीमों के बीच इस काम के लिए रेस होती है, जबकि आपदा के समय एयरपोर्ट, रोड और कम्युनिकेशन नेटवर्क पहले से ही दबाव में होते हैं। इसी से सबक लेते हुए नेपाल ने इस बार विदेशी मदद न लेने का फैसला किया है। हालांकि नेपाल सरकार के इस फैसले से पहले ही भारत करीब 50 टन राहत सामग्री भेज चुका है। भारत की कोशिश है कि जल्द से जल्द अपने लापता नागरिकों की तलाश कर सके। 300 भारतीय अभी भी लापता बताए गए हैं। सरकार लगातार नेपाल के कांटेक्ट में है। आज फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटे भारतीयों से मुलाकात की। जयशंकर ने कहा कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के लोग लगातार प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों को ढूंढने की कोशिश में लगे हैं। We are still very much focused on contacting all the Indians who are dead. We believe little more than 300. Exact number keeps going up and down. About 315 Indians are still not been contacted. Roughly about 85 Indians have been rescued from various places, including this group of 21 people who have just arrived. They told me about exactly what happened to them, how the floods came, and they were very thankful, particularly to the Nepal army, which made this great effort to get them out of that very difficult place where they were. Right now our effort is on supporting Nepal in the relief, in the rescue of people.